समय लगता है। आपकी ज्योग्राफी की पहली क्लास तो थोड़ा-सा आपको समय देना होगा। तो अभी तक आपके पास इस मैप को आप देख पा रहे हैं। इस मैप में हमने एक चीज़ ये समझने का प्रयास किया कि ये जो लाइन आपके पास है ये क्या है? 0 डिग्री इक्वेटर लिखा है या 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। इस तरह की हर लाइन आपके पास ड्रॉ की गई है। हर लाइन ड्रॉ की है। हर 1 डिग्री पर एक लाइन है। तो इसका मतलब क्या है? अगर ये 1 डिग्री पर एक लाइन है तो लगातार आपके पास यहाँ से नॉर्थ पोल की ओर जब ये जाएगी तो एक बिंदु के रूप में हमें ये लाइन दिखने को मिलेगी 90 डिग्री पर, बिल्कुल एक बिंदु के रूप में। तो 90 हमें क्या देखने को मिलता है? 90 डिग्री तक ये लाइन्स जाएगी उत्तरी गोलार्ध में। यहाँ पे आपने देखा कि 2 बराबर भागों में आपके डिवाइड हो रहा है, उत्तरी गोलार्ध, दूसरा दक्षिणी गोलार्ध। तो हम देखते हैं कि 0 डिग्री इक्वेटर से आपके पास नॉर्थ की ओर जितनी भी लाइन जाएगी 90 डिग्री तक, तो आपके पास 90 लाइन जाएगी, 90 लाइन्स जाएगी। और हम दक्षिणी गोलार्ध में देखें तो दक्षिणी गोलार्ध में भी आपके पास साउथ पोल तक ही आपके पास एक बिंदु के रूप में कितनी होगी? 90 होगी। नॉर्थ में भी कितनी होगी? 90 होगी। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपसे पूछा जाए कि कुल अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, कुल लैटिट्यूड लाइन्स आपके पास कितनी है या अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है, प्रश्न बना तो आपको क्या समझ में आया कि 90 प्लस 90 कितना होता है? 180। और एक लाइन कौन सी वाली? ये 0 डिग्री वाली इक्वेटर। तो एक लाइन ये खुद में अपने एक लाइन है, तो टोटल 181 हो जाता है। तो अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या पूछी जाए तो कितनी होगी? 181 आपके देखने को मिलेगी। अभी तक हमने अक्षांश रेखाओं की बात की। ये सभी अक्षांश रेखाएं अब अपनी मर्जी से नहीं खींची गई है हर डिग्री पर। एग्जाम्पल मैं और भी दे सकता हूँ, जैसे मैंने ये 0 डिग्री लाइन आपके खींच के बताया। अब आपको पता है कि आपने कभी कोण वगैरह देखे होगे, तो 90 डिग्री का कोण कैसा बनता है? बिल्कुल स्ट्रेट बनता है। तो 90 डिग्री आप इस साइड को देखो तो यहाँ भी 90 डिग्री बन रहा है, इस साइड को देखो तो यहाँ भी 90 डिग्री बन रहा है। अगर दोनों को मैं कहूँ कि 45 डिग्री है तो दोनों का हाफ कर देंगे तो 45 यहाँ है, 45 यहाँ है। अगर इन 45 वाले छोर को, ये छोर, ये वाले छोर, इन छोरों के बीच में जो आपकी ये वाली लाइन है, इस लाइन को अगर आप अनदेखा कर देते हैं तो हम जब इसको स्ट्रेट लाइन में खींचेंगे तो ये खींचेंगे। बीच वाली लाइन मान लीजिए मैं इसको मिटा देता हूँ, ये मैं मिटा देता हूँ। अब आपको क्या पता लग गया? अब आपको ये पता लगा कि यहाँ पर आपके पास कितने डिग्री का कोण बन रहा है? यहाँ पर आपके पास 45 डिग्री का कोण बन रहा है। किस रेखा पर? यहाँ पर 45 डिग्री, यहाँ पर भी 45 डिग्री। ठीक है, समझ में आई बात? वैसे ही जैसे यहाँ 30 डिग्री आपको नीचे दिखाई दे रहा है, यहाँ 30 डिग्री का बन रहा है, मतलब यहाँ पे इतनी लाइन्स आपके जाएगी। अगर मैं कहूँ कि 23.5 डिग्री, मान लीजिए ये 23.5 डिग्री है, तो यहाँ पर आपके पास ये 23.5 डिग्री, यहाँ पे इसको अटैच करेंगे। यानी कि हर डिग्री पर जो आपकी अक्षांश रेखा खींची गई है, ये ऐसा नहीं है कि ये काल्पनिक ही खींची गई है, ये हर डिग्री को ध्यान में रखकर खींची गई है। तभी तो हम कहते हैं कि 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, यहीं से तो हमें बात समझ में आती है। अब ये 0 डिग्री है, सेम वैसी लाइन आपकी यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में भी खींची गई है, सेम वैसी उत्तरी गोलार्ध में भी खींची गई है। अब हमें एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, अक्षांश की हम बात करें। एक अक्षांश रेखा है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री एक अक्षांश रेखा उत्तरी गोलार्ध में आती है, और 23.5 डिग्री आपके पास अक्षांश रेखा एक आपके पास दक्षिणी गोलार्ध में आती है। 0 डिग्री से ऊपर भी 23.5 डिग्री और 0 डिग्री से नीचे भी 23.5 डिग्री, ये अक्षांश रेखाएं दोनों है। इसको अलग अलग नाम से हम जानते हैं। जो उत्तरी गोलार्ध में आएगी उसको क्या कहा जाता है? कर्क रेखा। जो दक्षिणी गोलार्ध में, इसको क्या कहा जाता है? मकर रेखा। यहाँ से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो ध्यान, दोनों चीज़ें आपने ध्यान में रखना। एक और मैं स्लाइड देख रहा हूँ, अगर मुझे मिल जाती है तो उसमें आपके मेंशन है ये। हाँ, यहाँ देख लीजिए, इस स्लाइड के अंदर आप देख लीजिए, हमें क्या देखने को मिला? ये 0 डिग्री इक्वेटर लाइन है। अब इसके ऊपर 23.5 डिग्री यहाँ पे देख रहे, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे कर्क रेखा। और वहीं आपके दक्षिणी गोलार्ध में ये लाइन आपके क्या कहलाएगी? ये आपके कहलाएगी मकर रेखा। दोनों चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है, दोनों स्थिति आपने समझनी है। अब आपके पास भारत की स्थिति अगर हम इस मैप के हिसाब से देखें, इसके सिस्टम के हिसाब से देखिए, क्योंकि अभी हम अक्षांश देख रहे हैं, देशांतर भी नहीं देख रहे हैं, सिर्फ अक्षांश समझ लीजिए पहले। भारत का आपके पास अक्षांश की जो विस्तार है वो आपसे जब पूछा जाता है तो भारत की स्थिति अगर हम देखें तो भारत लगभग इतना आता है। यहाँ पर इतना मैं क्यों कह रहा हूँ कि 23.5 डिग्री जो लाइन है ये भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांट देती है। तो हम क्या करेंगे? इस लाइन के आधा ऊपर लगभग आधा नीचे भारत की स्थिति को हम दर्शाएंगे वर्ल्ड मैप में। तो यहाँ पर आपको क्या समझ में आया कि 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है वो भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांट रही है। अगर अक्षांशीय विस्तार पूछा जाए तो आपसे कैसे पूछा जाएगा? मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या समझाया कि ये आपके पास क्या है? ये 0 डिग्री इक्वेटर है, ये 2 भागों में बांट रही है, एक उत्तरी गोलार्ध, दूसरा दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में जितनी भी अक्षांश रेखाएं जाएगी वो क्या कहलाएगी? उत्तरी अक्षांश रेखा, या हम इसको कहेंगे नॉर्थ लैटिट्यूड लाइन। और जितनी दक्षिण में जाएगी वो सभी क्या कहलाएगी? दक्षिणी अक्षांश रेखाएं, या फिर आपके पास साउथ
लेटीट्यूड्स लाइन। इतनी बात समझ में आ गई। अब समझते हैं भारत का जो विस्तार है। पहले अक्षांशीय विस्तार पर चर्चा करते हैं, क्योंकि अक्षांश को हम पढ़ चुके हैं, तो अक्षांश वाला पहले समझ लीजिए कि अक्षांश रेखाएं आपके पास भारत में कितने से कितने तक जाती हैं। भारत की स्थिति हम देखें तो भारत आपके पास ये है। भारत में आपसे पूछा जाता है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, यानी कि भारत का जो लेटीट्यूड लाइन कहाँ से कहाँ तक देखने को मिलती है। तो हम भारत की जब लेटीट्यूड लाइन की बात करते हैं तो हम कहाँ से देखते हैं, 37 यहाँ और आपके 8 यहाँ, क्योंकि आपके पास उत्तरी गोलार्ध में हम 0 डिग्री से ऊपर की लाइन देखते हैं। तभी आपसे कैसे पूछा जाता है कि 8 डिग्री से लेकर आपके पास भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री से लेकर कहाँ तक जाएगी, 37 डिग्री तक हमें उत्तरी अक्षांश। दो चीज़ें आपने नोटिस करना। अब अगर ये वाला भाग देखें तो ये कहाँ है, भारत के दक्षिण में है। तो यहाँ पर आपकी ये संदेह हो सकता है, जो स्टूडेंट आपके ज़्यादा ध्यान ना दे उनको ये संदेह हो सकता है कि यहाँ पर इसको दक्षिणी अक्षांश रेखा आपके कहा जाना चाहिए था, जबकि यहाँ इसको क्या कहा गया है, 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर भारत का मुख्य भूमि का विस्तार कहाँ तक है, 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो चलो ये तो स्वाभाविक है कि यहाँ पे उत्तरी अक्षांश है, लेकिन यहाँ पे क्यों है उत्तरी अक्षांश, जबकि ये तो आपके भारत के साउथ में है। या भारत की अगर हम देखें तो साउथर्न जो मोस्ट पार्ट है वो 6 डिग्री पर आता है। 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर भारत का विस्तार कहाँ तक है, 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश। दोनों में नॉर्थ ही लगेगा, यानी कि 6 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड से लेकर 37 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड। यहाँ पर इस इमेज में भी देख सकते हैं, लिखा है, यहाँ देख लीजिए 6 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड, एन का मतलब नॉर्थ है। जबकि हम देखते हैं कि ये कहाँ है, भारत का अगर देखा तो भारत का क्या है, ये दक्षिण है। ये क्यों ऐसा हुआ, ये ऐसा इसलिए हुआ, तभी तो मैंने आपको समझाया कि आपके पास 0 डिग्री है, भारत की स्थिति कहाँ है, लगभग यहाँ पर है, तो उत्तरी गोलार्ध में है। तो जितनी भी आपके ऊपर को रेखाएं जाएगी वो क्या कहलाएगी, उत्तरी अक्षांश रेखा है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस कंट्री के दक्षिण से जा रही है, किसी कंट्री के उत्तर से जा रही है। वो उत्तर से जाएगी तब भी उत्तरी अक्षांश ही कहलाएगी, भारत के दक्षिण से जाएगी तब भी वो उत्तरी अक्षांश ही कहलाएगी। तो जब आपसे अक्षांशीय विस्तार पूछा जाए तो हमेशा ये याद रखना कि उसके आगे हमेशा क्या लगा होना चाहिए, उसके आगे नॉर्थ लेटीट्यूड या उत्तरी अक्षांश लगा होना चाहिए। समझ में आ गई बात। वॉइस इशू आ रहा है क्या, मुझे लगता है कि मेरे एंड से ऐसे होना नहीं चाहिए, क्योंकि नेटवर्क स्ट्रेंथ बिल्कुल ठीक है। क्या मेरे एंड से कोई इशू है वॉइस का? यहाँ तक इतनी बात समझ में आ गई कि आपको लैटिट्यूड लाइन का पता लग गया और साथ में ये भी पता लग गया कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, क्यों आपकी इसको नॉर्थ ही कहा गया है, साउथ में भी। क्लियर है इतना? कोई डाउट है तो अभी बता दीजिए, फिर बाद में मुझे वापस मैप निकालने में थोड़ी समस्या हो सकती है। क्लियर है? ठीक है। अब देखते हैं भारत का देशांतरीय विस्तार। हमने क्या देखा, हमने अक्षांशीय विस्तार पर चर्चा की। अब देखते हैं आपके पास देशांतरीय विस्तार, यानी कि लॉन्गिट्यूड लाइन। अभी हमने लैटिट्यूड पर हमने विस्तार से देख लिया। अब लॉन्गिट्यूड लाइन की भी वही वाली स्थिति है। जैसे हमने देखा कि 0 डिग्री इक्वेटर लाइन आपको 2 भागों में बांट रही है, वैसे ही आपके पास एक 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन, लॉन्गिट्यूड लाइन है, माफ कीजिएगा, 0 डिग्री वैसे ही लॉन्गिट्यूड लाइन आपके देखने को मिलती है। ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन में भी क्या कर रही है, 2 भागों में बांट रही है। एक आपके ईस्ट वाला एरिया है, दूसरा आपके पास यहाँ पर वेस्ट वाला है। अब ईस्ट और वेस्ट आपके पास, इसका मतलब वही वाले हैं कि यहाँ से जितनी भी आपके पास इस साइड की लाइन जाएगी वो क्या कहलाएगी, वो सारी आपके पास पूर्वी देशांतर रेखाएं कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी, पूर्वी देशांतर रेखाएं, यानी कि ईस्ट लॉन्गिट्यूड लाइन्स आपके पास कहलाएगी। और जितनी भी इस साइड की लाइन आपके पास देखने को मिलेगी वो क्या कहलाएगी, वो आपके पास वेस्ट लॉन्गिट्यूड लाइन कहलाएगी। अब हमने क्या करना है, हमने देखनी है भारत की स्थिति। भारत कहाँ है, भारत लगभग यहाँ पर है। ये वाली स्थिति हमने देखी थी, भारत लगभग यहाँ पर है। तो यहाँ पर आपके पास वो लैटिट्यूड के हिसाब से भी वही होगा, लॉन्गिट्यूड के हिसाब से वही होगा। इनकी भारत की पोजीशन तो चेंज होने वाली नहीं है। तो हमने सिर्फ आपके पास रेखाओं के हिसाब से उसकी परिस्थिति समझनी है कि कहाँ पर कौन सी चीज़ है। अगर आप देखिए तो यहाँ पर जो ये लाइन है, ये वाली देशांतर रेखा, ये पहली देशांतर रेखा भारत में आपके टच करती है। कहाँ पर टच करती है, कितने डिग्री पर टच करती है, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो कहाँ पर, 68 डिग्री पर ये टच करती है। और अंतिम जो देशांतर रेखा है वो कहाँ पर, कहाँ तक देखने को मिलती है, 97 डिग्री तक आपके देखने को मिलती है। इसका मतलब क्या हुआ कि भारत का जो देशांतरीय विस्तार है कहाँ से कहाँ तक है, 68 से लेकर 97। यानी कि भारत में जो आपके पास ये भारत की स्थिति है तो 68 लाइन जाएगी, फिर 69 जाएगी, 70, 71, 72, 73, इस तरह से होते होते आपके पास कितनी लाइन्स आपके देखने को मिलेगी, ये 97 डिग्री तक देशांतर रेखाएं आपके भारत में देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर तो मेरे पास स्पेस कम है, अगर हम इसको बहुत ज़्यादा जूम कर लूँ, फिर मैं भारत की स्थिति बताऊँ, फिर मैं सारी लाइन ड्रॉ कर पाऊँगा। लेकिन आप समझदार हैं, आप समझ सकते हैं मैं आपको क्या समझाना चाह रहा है कि 68 से लेकर 97 तक
देशांतरीय विस्तार भारत का देखने को मिलता है। अब ये देशांतरीय विस्तार का मतलब आपके समझ लीजिए कि यहाँ पे क्या लगेगा, इसके पीछे क्या लगेगा, पूर्वी देशांतर हमेशा लगेगा। तो भारत का देशांतरीय विस्तार पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए, आप क्या कहेंगे, 68 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर कहाँ तक आपके भारत का विस्तार देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है लास्ट आपके पास 97 डिग्री जो है ईस्ट लॉन्गिट्यूड तक। तो आपके 68 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, यहाँ पर देखिए तो आपके यहाँ पर क्या लगा है, ईस्ट लिखा है, ई लिखा है, दिखाई दे रहा है आपको सभी को, 68 डिग्री ई क्यों लिखा है, जबकि हम डायरेक्शन के हिसाब से देखें तो ईस्ट हमारा कहाँ होता है, यहाँ पर, यहाँ क्या होना चाहिए था, वेस्ट होना चाहिए था। यहाँ पर ये वाला सिस्टम नहीं है। जब लॉन्गिट्यूड हम देखते हैं तो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि आपके यहाँ पर ईस्ट लिखा जाएगा, यहाँ पर भी आपके पास क्या है, वेस्ट की जगह भी आपके भारत में ईस्ट ही लिखा जाएगा जब लॉन्गिट्यूड की हम बात करेंगे, और जो ऑलरेडी ईस्ट है यहाँ पर भी ईस्ट ही लिखा जाएगा। इसको ध्यान से समझना, इतनी छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप पहली बार पढ़ोगे तो आपको हो सकता है कि बुक्स में समझ ना आए, तो इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान में देना है कि यहाँ पर ईस्ट लॉन्गिट्यूड क्यों लिखा जाता है, जबकि ये भारत का अगर हम देखें तो पश्चिमी भाग है जो कि गुजरात वाला हमें देखने को मिलता है। तो अब हमें क्या समझ में आया, अभी तक हमें समझ में आया कि भारत का देशांतरीय अक्षांशीय विस्तार कितने से कितना है। अब यहाँ पर 68 डिग्री से लेकर आपके पास चलेगा और सीधा आपके पास 97 तक, जबकि हम देखें तो 6 डिग्री से लेकर अक्षांशीय विस्तार है और कहाँ तक, 37 तक। ठीक है, दोनों आपके लग गया पता कि भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार। दूसरी चीज़ समझ लीजिए, हमें जो है जब अक्षांश रेखा हमने देखी तो हमने बात की थी किसकी, कर्क रेखा की, 23.5 डिग्री पर आती है, लगभग भारत को 2 बराबर भागों में बांट देती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, इसकी स्थिति हम देखेंगे। फिर आपके पास उसी तरह हम क्या देखते हैं कि ये जो लॉन्गिट्यूड लाइन है, ये जो देशांतर रेखा है, ये देशांतर रेखा हमें क्या बता रही है, समय बता रही है। तो देशांतर रेखाओं से हमें किसकी जानकारी मिलती है, समय की, जबकि जो हमारी अक्षांश रेखाएं थी, अक्षांश रेखाओं से हमें जानकारी किसकी मिलती है, दूरी की, या फिर डिस्टेंस लिख लीजिए। डिस्टेंस जो हमें लगेगा पता, वो कैसे लगेगा, हमें अक्षांश रेखाओं से डिस्टेंस का पता लगेगा, जबकि एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश में लगभग 111 किलोमीटर का लगभग फर्क आपके देखने को मिलता है। जबकि देशांतर की अगर मैं बात करूं तो एक देशांतर से दूसरे देशांतर को पहुंचने में समय कितना लगता है, 4 मिनट। तो दोनों चीज़ें समझ में आ गई कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर की जो दूरी होगी वो कितनी आपके देखने को मिलेगी। यहाँ पर देख लीजिए, ये क्या है, ये देशांतर रेखा है, इन दोनों देशांतर के मध्य जो सूर्य को समय लगेगा कितना लगेगा, 4 मिनट। एक देशांतर को पार करने में सूर्य को समय कितना लगता है, 4 मिनट। तो ये हमें क्या बता रहा है, देशांतर जो रेखा है वो क्या बता रही है, टाइम। जबकि ये अक्षांश रेखा है जो आप देख पा रहे हो, इन दोनों अक्षांश रेखाओं के मध्य का जो डिस्टेंस है वो कितना है, लगभग 111 किलोमीटर। तो 111 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो हमें अक्षांश रेखाओं से जानकारी मिल रही है डिस्टेंस की, और देशांतर रेखाओं से हमें जानकारी मिल रही है समय की। अक्षांश रेखाएं दूरी बता रही है, देशांतर रेखाएं समय बता रही है। रट्टा मार लीजिए, रट्टा मारना रट्टा मार लीजिए, अंडरस्टैंड करेंगे तो फिर कभी नहीं बोलेगा। ठीक है, इतनी चीज़ें होगी। दूसरी चीज़ हमने एक चीज़ हमने क्या देखी थी कि आपके पास ये जो अक्षांश रेखा है इनकी कुल संख्या कितनी है, 181। वो मैंने बता दिया, 90 इस साइड को जाएगी, 90 इस साइड को आपके आएगी, और एक बीच में 0 डिग्री है, तो टोटल 181। कोई भी गोल वस्तु होती है, गोल वस्तु अगर आपके पास मान लीजिए यहाँ से आप गोल घूमकर यहीं तक आ गए, ये देशांतर रेखा है पूरी आपके चारों साइड आपके पास इसी तरह है, तो लास्ट में हम क्या देखते हैं कि एक गोल वस्तु कितनी होती है, 360 डिग्री। तो 360 डिग्री आप अपने जहाँ पर मुंह खड़े करके हैं वहाँ से घूम जाइए, वापस वहीं तक आइए, तो कितना होगा, 360 डिग्री होगा, और हर डिग्री 1 डिग्री आपके बताएगी। तो हर 1 डिग्री पर आप घूम रहे, थोड़े थोड़े घूमते 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 वापस कहाँ पर पहुँच जाएंगे, वापस उसी स्थान पर घूम जाएंगे। तो कितने डिग्री आप घूमे, 360 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या, जो लॉन्गिट्यूड लाइन है उनकी कुल संख्या कितनी है, 360। और अगर आपसे पूछा जाए अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड लाइन, अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है, 181। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आई। अभी देशांतर, भारत का देशांतीय और अक्षांशीय विस्तार समझ में आया। क्या बताया, 8 डिग्री। 8 डिग्री मुख्य भूमि होता है, मैं आपको समझाता हूँ, वेट कीजिए, अभी क्लास कंप्लीट होने दीजिए, आपको बात समझ में आ जाएगी कि 8 डिग्री क्यों है, कैसे हैं। अभी इसका मैं छोर समझा रहा हूँ आपको। इतनी बात आपको समझ में आ गई। नहीं, टाइम बताता है, लॉन्गिट्यूड आपके टाइम बताता है, टाइम बताता है। जब हमें किसी की लोकेशन देखनी होती है, हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का हम क्या है, सेंटर पॉइंट देखते हैं। कभी भी हमें लोकेशन देखनी होती है तो हम उसका हमेशा सेंटर पॉइंट देखते हैं। लैटिट्यूड आपके डिस्टेंस बताता है, दूरी,
डिस्टेंस बताएगी, दूरी बताएगी लैटिट्यूड लाइन कि कितने से कितने, एक लैटिट्यूड से दूसरे लैटिट्यूड के बीच की दूरी कितनी है, 111 किलोमीटर। जबकि देशांतर से हमें क्या पता लगता है, समय का पता लगता है कि कौन कितना आगे है। जैसे हमारी इंडिया कंट्री है वो कितने ग्रीनविच से आगे है, या भारत से आगे कोई देश है, जैसे मान लीजिए बांग्लादेश ही है, बांग्लादेश की स्थिति क्या है, तो हमें समय के हिसाब से पता लगेगा। ठीक है, चलिए अभी हम देखते हैं इनके छोर देखते हैं। अभी हमने अक्षांश और देशांतर की बात की। इस अक्षांश और देशांतर से आपके पास जो प्रश्न बनता है वो क्या बनता है कि आपसे पूछे जाते हैं इसके छोर, कि कौन सा छोर आपके कहाँ कहाँ पे है। जैसे भारत का आपसे कैसे पूछा जाएगा, भारत का पूछा जाता है कि भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है, भारत का पश्चिमी बिंदु कौन सा है, भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है, भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है, ऐसे पूछा जाता है। ये दूरी जो बिंदु पूछे जाते हैं, जो ये पॉइंट पूछे जाते हैं कि साउथर्न पार्ट जो कौन सा है, नॉर्थ कौन सा आपके पास है, या फिर आपके पास ईस्ट वाला कौन सा आपके पास है, या वेस्ट वाला कौन सा है, ये किस हिसाब से पूछे गए हैं, ये भी लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के हिसाब से पूछे गए हैं, अपनी मर्जी से नहीं पूछे गए। या हम कहें कि आपके पास ये वाला एरिया सबसे दूर था तो हमने इस करके इसको कहा, सबसे ऊपर वाला अलग था, तो किस हिसाब से, ये भी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के हिसाब से। यानी कि अगर मैं देशांतर के हिसाब से देखूं, पहली देशांतर रेखा कहाँ पर टच करती है, 68 डिग्री, ये कहाँ पर टच करती है, ये गुजरात में गुहार मोती एक जगह है, तो ये क्या कहलाता है, भारत का पश्चिमी बिंदु। भारत का पश्चिमी बिंदु, भारत का जो वेस्ट वाला पार्ट है ये क्या कहलाता है, ये आपके पास गुहार मोती कहलाता है। लिख लीजिए गुहार मोती, जहां पर ये 68 डिग्री लाइन आपके टच करती है, गुहार मोती आपके पास गुजरात में आता है। अंतिम जो आपके पास ये वाली लाइन देशांतर रेखा जब यहाँ से जाएगी, जो कि 97 डिग्री पर है, ये 97 डिग्री पर जो ये लाइन है अंतिम जो आपके पास देखने को मिलेगी, इसको हम क्या कहते हैं, भारत का पूर्वी बिंदु। किस नाम से जानते हैं, किबिथु के नाम से, किबिथु के नाम से इसको जाना जाता है। आपने लिखना है तो इसको लिख लीजिए, किबिथु के नाम से इसको हम जानते हैं। ये भारत का क्या है, भारत का पूर्वी बिंदु कहलाता है। किसके हिसाब से, देशांतर के हिसाब से, याद रखना। दूसरा, अब अक्षांश के हिसाब से आपके पास दो चीज़ें देखने को मिलती हैं, इसको ध्यान से देखना। हम देखते हैं कि भारत की जो मुख्य भूमि है वो स्टार्ट होती है 8 डिग्री से। तो भारत की जो मुख्य भूमि का अंतिम जो बिंदु आपके कहा जाता है वो कहा जाता है दक्षिणी बिंदु, जो आपकी मुख्य भूमि का है उसको हम किस नाम से जानते हैं, उसको हम कन्याकुमारी के नाम से जानते हैं। ये तमिलनाडु में है कन्याकुमारी। दूसरी बात, एक भारत का पूछा जाता है सबसे दूरस्थ जो बिंदु है, दक्षिणतम बिंदु, जिसको हम साउथर्न मोस्ट पार्ट कहते हैं, वो 6 डिग्री पर है, अंडमान निकोबार। ये अंडमान निकोबार 2 डिग्री नीचे आके आता है मुख्य भूमि से, इसकी स्थिति जो है मुख्य भूमि से नीचे है। तो भारत का जब दक्षिणी बिंदु पूछा जाए, दक्षिणी बिंदु आपके पास मुख्य भूमि का, तो हम क्या कहेंगे, दक्षिणी बिंदु मुख्य भूमि का कन्याकुमारी कहेंगे। अगर दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए, दक्षिणतम बिंदु, मुख्य भूमि आपके कुछ इस तरह से ना लिखा हो, मेन आपके पास लैंड की बात ही ना की गई हो, तो फिर 6 डिग्री आपके पास राइट आंसर होगा। ये अंडमान निकोबार में देखने को मिलता है। ठीक है, तो लिख लेना, अंडमान निकोबार में भी, कहाँ पर, निकोबार में, जो ग्रेट निकोबार द्वीप है उसमें देखने को मिलता है। अंडमान निकोबार एक साथ बोला जाता है, लेकिन एक्चुअल में ये जो है 6 डिग्री ये निकोबार में आता है। तो 6 डिग्री से लेकर 37 डिग्री तक हमारा अक्षांशीय विस्तार है, जिसमें 6 डिग्री आपके पास दक्षिणतम बिंदु, जबकि मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु आपके कन्याकुमारी आपके माना जाता है। फिर आता है आपके पास उत्तरी बिंदु 37 डिग्री पर, यहाँ पर हमारी अंतिम अक्षांश रेखा टच करती है, और ये इस तरह से आपके पास ये चली रही थी नीचे तक। ठीक है, तो 37 पर अंतिम आपके पास टच करती है। ये किस जगह टच करेगी, इसको हम क्या कहते हैं, नॉर्थर्न जो पॉइंट किया जाता है इंडिया का, या इसको हम उत्तरी बिंदु जो हम कहते हैं, इसको इंदिरा कॉल के नाम से जानते हैं। जम्मू कश्मीर में आपके पास ये पहले था, क्योंकि जम्मू और कश्मीर अब आपके अलग हो चुका है, तो अब इसको हम लद्दाख में, इसकी जो आपके, क्योंकि लद्दाख पहले अलग नहीं था, जम्मू कश्मीर के साथ था, तो जम्मू कश्मीर एक राज्य के रूप में हम देखते थे, तो उस करके इसको जम्मू कश्मीर लिखा होता था। लेकिन अब ये अलग है तो इसको लद्दाख आप कहेंगे। तो नॉर्थर्न जो पॉइंट है 37 डिग्री वाला, ये कहाँ पर आता है, ये आपके लद्दाख में आता है, और इसको हम इंदिरा कॉल के नाम से जानते हैं। तो ये चारों आपके पास अंतिम बिंदु, अंतिम सीमा बिंदु हम कहेंगे इसको भारत के। ये चीज़ें आपने समझी। अब आप समझते हैं एक चीज़ और, अब हम इसी, क्योंकि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के हिसाब से जो प्रश्न बनते हैं उस चीज़ों को हम समझ रहे हैं। बाद में हम जो है थोड़ा सा जो और चीज़ें भी देखेंगे, पहले इनको समझ लीजिए कि यहाँ से और क्या क्या चीज़ें रह गई है। आप यहाँ पे देख पा रहे ये वाला एरिया जो 3 तरह से पानी से घिरा है, वो क्या कहलाता है, प्रायद्वीप कहलाता है। तो प्रायद्वीप भारत की अगर हम बात करें, तो प्रायद्वीप भारत में आपके पास जो सीमा है उससे प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारत की स्थल सीमा कितनी है। जैसे अगर स्थल सीमा की बात की जाए तो स्थल सीमा में ये सब कुछ आ जाएगा, ये पूरा का पूरा स्थल सीमा है भारत की, इसमें ये वाला नहीं होगा, ना ये होगा, ना ये होगा।
तो यहाँ पर टोटल स्थल सीमा की अगर बात करें तो कितनी है, 50,000। ये यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपके पास मेंशन है, यहाँ पर पूरा तो नहीं है लिखा हुआ, लेकिन अप्रोक्सीमेट आपके पास 50,200 लिखा हुआ है। अगर आपने इसको पूरा लिखना है, जो डिटेल में अगर आपने लिखना है, तो इसको आप लिख लीजिए इसको सभी आप 50,106 किलोमीटर। अगर पूरा अप्रोक्सीमेट में 200 आपके लिखा गया है, तो ये पूरा आपके पास लैंड बाउंड्रीज है इंडिया की। दूसरी बात, इसमें आपके पास प्रश्न और क्या पूछा जाता है कि भारत की जो मुख्य भूमि है उसमें हम देखते हैं कि कितनी कोस्टल लाइन है, जो तटीय जो क्षेत्र है, जैसे ये वाला जिसको मैं प्रायद्वीपीय भारत जो कह रहा हूँ, ये तटीय क्षेत्र है मुख्य भूमि का। मुख्य भूमि का तटीय क्षेत्र कितना है, 61 किलो। देखिए यहाँ लिखा है आपके पास, कोस्टल लाइन मेन लाइन जो है, मेनलैंड की जो कोस्टल लाइन है वो कितने किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। तभी तो ये मैप मैंने आपको सेंड किया है, इसको आपने बाद में गो थ्रू कर लेना अच्छे से। अभी मैं इसको समझा रहा हूँ कि कैसे आपके पास इसको आप मैप रीडिंग करेंगे, चीज़ों को समझ लीजिए। तो 6100 किलोमीटर कौन सी लाइन है, सिर्फ मेनलैंड वाली। ये जो मेनलैंड है प्रायद्वीपीय भारत जिसको मैंने कहा, इसको आप ऐसे याद रखना। अगर मैं इसमें ये भी जोड़ दूँ, अंडमान निकोबार जोड़ दूँ, इधर आपके लक्षद्वीप है, इन दोनों को भी मैं जोड़ दूँ, तो फिर इसकी कुल जो आपके पास लंबाई कितनी हो जाती है, 7516 किलोमीटर। 7516 किलोमीटर फिर इसकी टोटल आपकी लंबाई हो जाती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय जो भूमि है उसका तटीय रेखा की लंबाई कितनी है, तो तटीय रेखा की लंबाई अगर हम देखें तो 7516 किलोमीटर। जबकि अगर मेनलैंड की बात करें, ओनली मेनलैंड जो ये प्रायद्वीपीय भारत है, तो फिर ओनली 6100 किलोमीटर। इन दोनों को मिलाकर कितनी हुई, 7516 किलोमीटर। जबकि हम पूरे की बात करें कि पूरा आपके पास कितना लैंड बाउंड्री आपके पास इंडिया के पास है, तो 50,200 किलोमीटर। इसका आपको क्या है, कहाँ पर चूक मिलेगा, जब हम देखते हैं कि किसी कंट्री के साथ भारत की सीमा लगती है। जैसे ये 15,200 किलोमीटर है। अब इसके पड़ोसी देशों को, अगर मैं भारत के पड़ोसी देशों को अगर आपके पास मैं अभी समझाने लग जाऊँ, अभी इसके बाद हम चर्चा करेंगे इसमें, तो इसमें आप समझ लेना कि सबसे ज़्यादा किसके साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, उसके बाद किसके साथ, उन सभी को अगर टोटल करेंगे तो लगभग आपके पास 50,200 किलोमीटर आपके पास आ जाएगा। वैसे 106 से ये अप्रोक्सीमेट इसमें लिखा गया है। ठीक है। अब एक और चीज़ हमें यहाँ पर समझ में आई, क्या समझ में आई, प्रश्न पूछा जाता है कि क्योंकि भारत का विस्तार आपके पास बड़ा इंपॉर्टेंट है और आप तैयारी कर रहे हो कमीशन के एग्ज़ाम की, तो जाहिर सी बात है कमीशन के एग्ज़ाम में तो फिर और डिटेल में बन सकता है। आपसे प्रश्न पूछा है कि भारत का विस्तार क्या उत्तर से दक्षिण की ओर अधिक है, या पूर्व से या पश्चिम की ओर अधिक है, या फिर उत्तर से दक्षिण की ओर, ऐसे पूछा जाता है। तो भारत का विस्तार अगर हम देखें तो भारत का विस्तार कहाँ पर आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है, भारत का विस्तार आपके नॉर्थ टू साउथ आपके ज़्यादा देखने को मिल रहा है, लगभग 3,214 किलोमीटर। जबकि पूर्व से पश्चिम की ओर भारत का विस्तार कितना है, 2,933 किलोमीटर। तो ये भी प्रश्न एक बन सकता है, कमीशन का एग्ज़ाम है, कहीं से भी प्रश्न बन सकता है। ये चीज़ें हो गई। फिर आपके पास समझते हैं और बात क्या है, और हम लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड को ही ध्यान में रखेंगे। और क्योंकि लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड से ही ये प्रश्न निकले हैं, जैसे ये कर्क रेखा वाला, कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। अब ऐसा तो नहीं कि कर्क रेखा सिर्फ भारत से गुजरती है, अन्य देशों से भी तो गुजरती है, लेकिन हम भारत में हैं तो हमें भारत का पता होना चाहिए कि भारत से कितने राज्यों से होकर गुजरी है। तो इस मैप को आप ध्यान से देखें और इस मैप के अंदर स्थिति को समझने का प्रयास करें, ताकि आपको रट्टा लगाने की आवश्यकता ना पड़े। टोटल कितनी है, 8 स्टेट हमारे देखने को मिलती हैं इंडिया की। तो यहाँ पर आपके पास पहले अगर देखें तो यहीं से आपके चल सकते हैं, ये डॉट डॉट लाइन आपको दिख रही होगी, तो सबसे पहले गुजरात आ गया, फिर यही डॉट लाइन आके आगे टच हो रही है यहाँ पर थोड़ी जगह, ये क्या है, राजस्थान में टच हो रही है, तो पहला गुजरात है। फिर आपके पास राजस्थान आपके देखने को मिलेगा। राजस्थान के बाद अगर आप देखिए तो कौन सा देखने को मिलता है, आगे स्थिति आप देख लीजिए, यहाँ पर मध्य प्रदेश की आपके देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश के बाद आप देखिए तो बीच में छत्तीसगढ़ आपको आ रहा है, फिर आपके झारखंड आपके देखने को मिल रहा है, आगे यहाँ पर वेस्ट बंगाल है, बाद में त्रिपुरा और आपके पास यहाँ पर मिजोरम। टोटल कितने हो गए, टोटल 8 हो गए। दोबारा बताऊँ, यहाँ पर देख लीजिए, अब मैंने हटा दिया, मैंने ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, आपसे इसको देख लीजिए। पहले हमें क्या देखने को मिला, ये लाइन देखने को, अगर आपको लाइन ही ड्रॉ कर देता हूँ आपको स्थिति समझ में आ जाएगी। इस मैप के अंदर पूरे के पूरे स्टेट के नाम भी लिखे गए। ठीक, क्या कर्क रेखा भारत के लगभग 8 राज्यों से होकर गुजरती हैं, जो कि लगभग बराबर 2 भागों में भारत की स्थिति को बांटती है। सबसे पहले हमें गुजरात, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद क्या दिखाई दे रहा है, उसके बाद आप यहाँ पे छत्तीसगढ़ देख पा रहे हैं। उसके बाद अगर हम देखें
ओके, वेट कीजिए, थोड़ा सा आपके पास मैप में हाथ लग गया। स्थिति वही है, हमने देखा इस लाइन को, गुजरात की बात की, राजस्थान की बात की, मध्य प्रदेश की बात की, छत्तीसगढ़ की बात की। छत्तीसगढ़ के बाद आपके पास आता है यहाँ पर झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद मिजोरम। टोटल कितने हो गए? 8। काउंट करना है, काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। त्रिपुरा और मिजोरम दोनों साथ में। समझ में आ गई बात? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर जाएगी? 8 राज्यों से। ये कैसी रेखा है कर्क रेखा? ये एक अक्षांश रेखा है। अगर आपको अक्षांश ही कहा जाए, आपसे ये ना कहा जाए कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर जाती है, आपसे प्रश्न क्या पूछा जाए कि 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है? अक्षांश रेखा कितने राज्यों से होकर जाएगी 23.5 डिग्री? ऐसे एग्जामिनर पूछ ले आपसे तो आपको समझ में आ जानी चाहिए बात। ये 23.5 डिग्री जो लाइन थी, किसकी बात की जा रही है? कर्क रेखा की बात की जा रही है। ये बराबर भागों में बांट रही है और भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती हैं। ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। फिर आ जाते हैं आपके पास किस पर? फिर आ जाते हैं आपके पास 82.5 डिग्री जो आपकी देशांतर रेखा है, इस पर हम चर्चा करते हैं। 82 डिग्री जो आपके पास लॉन्गिट्यूड लाइन है, उससे प्रश्न देखिए कैसे बनता है। ये देशांतर रेखा, अक्षांश रेखा से हमने देखा कर्क रेखा की बात की, देशांतर रेखा से हमने देखना है सिर्फ 82.5 डिग्री को, 82.5 डिग्री। क्यों देखना है? क्योंकि यही हमें समय के बारे में बताती है कि भारत में वर्तमान में जो समय है वो इसी हिसाब से निर्धारित होता है। तो देशांतर रेखाएं क्या है? हर जगह का टाइम आपके बताएगी कि उस समय वहाँ पर क्या सिचुएशन है। जैसे कि 68 डिग्री पर आपके पास टाइम अलग होगा, 69 पर अलग होगा, 70 पर अलग होगा, 71 पर अलग होगा, 72 अलग होगा। हर एक डिग्री में जो है, माफ़ कीजिएगा, हर एक देशांतर में जो है पार करने में 4-4 मिनट बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है, 4-4 मिनट बढ़ते चले जाएंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बढ़ते चले जाएंगे क्योंकि हम स्टार्टिंग में अगर देखें तो आपके पास जो 0 डिग्री लाइन हमने देखी, या 0 डिग्री लाइन आप इस मैप में देखें, यहाँ पर एक आपकी ब्लू कलर की छोटी सी लाइन आपको आ रही है। जो इस मैप को आप खुद देखेंगे तो यहाँ दिखाई दे रही है आपको, ये ब्लू लाइन ऊपर से आ रही है, देख पा रहे हो आप इस लाइन को? उम्मीद है आप देख पा रहे हो। एक बार मैं जूम कर देता हूँ। तो ये जो 0 डिग्री लाइन है, ये क्या है? ये हमें बताती है भारत का समय। और ये 0 डिग्री लाइन आपके पास जो है, इसको GMT कहा जाता है क्योंकि ग्रीनविच से आपके खींची गई है, ठीक है। GMT इसको कहा जाता है। और इंडिया में कहा जाता है IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से हम इसमें चलते हैं। GMT की अगर हम बात करें, ये GMT आपके पास जो है ग्रंदन के, जो लंदन है, लंदन के ग्रीनविच से आपके खींची गई है। तो उस करके इसको याद रखना। लंदन कहाँ है? सभी को पता है, लंदन है UK में। तो UK की अगर आप स्थिति देखो वर्ल्ड में, ये रहा यहाँ पे UK, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास ग्रीनविच से जो इसका टाइम आपके डिसाइड हुआ है, यहाँ से जितनी भी कंट्रीज इस साइड की है, पूर्व की साइड की, जिसमें भारत भी आता है, जितनी भी कंट्री पश्चिम की है, जिसमें आपके पास बाकी देश आते हैं, चाहे आपके पास अमेरिका की बात की जाए, जितने भी देश आपके यहाँ से पश्चिम में दिख रहे हैं, इन दोनों की स्थिति हमें समझ में आती है। अब यहाँ पर जितने भी आपके पास कंट्रीज़ यहाँ से इस साइड को, ईस्ट वाली साइड को आएगी, वो देश क्या हो गए? आपके आगे चलेंगे। जितने भी इस साइड को हो गए वो देश क्या चलेंगे? पीछे चलेंगे। अब आपके भारत की जो स्थिति है इंग्लैंड से, वो क्या है? आगे है। अब आप सोचेंगे कि आगे क्यों है? सूर्य उदय कहाँ से होता है? ईस्ट से होता है। जहाँ पर सूर्य पहले उदय होगा वहीं पर तो सवेरे जल्दी होगा, जहाँ पर सुबह जल्दी होगा वहीं पे तो लोग काम करना शुरू करेंगे। तो डेट भी किस हिसाब से चलती है? डेट भी सूर्य के हिसाब से चलती है। और सबसे पहले सूर्य उदय कहाँ पर होता है? जापान में। अब जापान कहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको? ये रहा यहाँ पर जापान। सूर्य सबसे पहले यहाँ पे शुरू उदय होगा। तो जापान क्या है? जापान आगे है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया से भी जापान आगे है। तो पहले सुबह कहाँ पर होगी? जापान में होगी। अभी अगर हम देखें तो अभी मान लीजिए कि आपके पास समय क्या हुआ है, अभी लगभग आपके मान करके चलिए कि 4 बज रहे हैं। तो अब जापान की स्थिति आप देख लीजिए कि जापान में लगभग शाम हो गई है, वहाँ पे 8-9 बज चुके, वहाँ पे सूर्य उदय कब का हो चुका था और सूर्य अस्त हमारे से पहले कभी का हो चुका है। तो अभी अगर आप देखें तो आपके पास जापान हमसे आगे हैं और जापान में डेट भी पहले चेंज होगी। ग्रीनविच अगर लंदन की बात करें तो लंदन में अभी मानकर चलिए कि भारत में अभी 5:30 बजे हैं, शाम के 5:30 बजे हैं। तो लंदन में समय क्या होगा? 12 बज रहे हैं। कैसे निकला? हमें टाइम के हिसाब से पता लगा कि अगर आपके पास भारत में वर्तमान में 4 बज रहे हैं
तो उस हिसाब से हम देखें तो आपके पास लंदन में कितना समय होगा, लंदन में उस समय वहाँ पे 10:30 के आसपास बज रहे होंगे। कैसे पता लगा, आइडिया नहीं है, इसमें हम हर डिग्री को ध्यान में रखेंगे, हर एक देशांतर रेखा को ध्यान रखेंगे। एक देशांतर से दूसरे देशांतर को पार करने में सूर्य को लगते हैं 4 मिनट। अब हमारा जो टाइम जोन है इंडिया का टाइम जोन कहाँ से स्टार्ट होता है, लंदन के ग्रीनविच से। अब बीच में आपको एक लाइन दिख रही है, ये क्या है, ये है 82.5 डिग्री लाइन। अगर भारत चाहता तो भारत में भी आपके पास 2 से 3 टाइम जोन हो सकते थे, जो कि इस वाले एरिया के लिए अलग हो सकते थे और इस वाले एरिया के लिए अलग हो सकते थे। लेकिन भारत ने क्या किया, भारत ने एक बीच का रास्ता अपनाया और एक बीच वाली जो आपकी देशांतर रेखा है उसको मानक रेखा मान लिया। इसको मानक रेखा माना समय के निर्धारण के लिए। तो ये मानक रेखा कहाँ से है भारत में, अगर हम देखें तो इलाहाबाद के नैनी से निकट से गुजरती है ये वाली लाइन 82.5 डिग्री 82.5 डिग्री, जो आपकी पूर्वी देशांतर रेखा है। ये हमें क्या बताएगी, भारत का समय, जितना भी समय भारत में है, चाहे आपके पास इस वाली साइड हो चाहे इस वाली साइड हो, ये हमारा यहीं से डिसाइड हो रहा है, इस 82.5 डिग्री लाइन से। अगर मैं कहूँ कि 82.5 डिग्री लाइन आपके पास ये है, तो हम इस स्थिति को समझ सकते हैं कि ग्रीनविच से भारत का समय कितना आगे है। 0 डिग्री पर ग्रीनविच है, 0 डिग्री का मतलब जब 0 डिग्री है तो समय कितना होगा, 12 बजेंगे। ठीक है, 12 बजेंगे, दिन के रख लीजिए, शाम के रख लीजिए, आपकी मर्जी है। तो इसमें हमने 12 बजा दिए, जब जितने भी आपने बजाने 12 बजा देंगे। अगर सुबह आपके पास समय है सुबह का भारत में, तो आप इसमें जो है उस हिसाब से कर सकते। जैसे अभी शाम का समय है, भारत में पीएम चल रहा है, तो हम क्या है इस 12 को क्या मानेंगे, पीएम मानेंगे कि वहाँ पर आपके पास पीएम का समय है। हालांकि अभी वहाँ पर पीएम नहीं है, जबकि अगर हम देखिए 4 बज रहे हैं और आपके पास यहाँ पर आपके पास 12 नहीं बजेंगे, फिर क्या बजेंगे, 10:30 बजेंगे सुबह के, एएम होगा फिर आपके लंदन में। कैसे हमें पता लगा, हम वर्तमान स्थिति भारत की देख रहे हैं। जैसे ये 82.5 डिग्री लाइन है, ये क्या बता रही है कि लंदन से भारत कितना आगे है, समय के हिसाब से कितना आगे है, वो स्थिति हमें यहाँ से पता लगेगी। 82 आपके पास है, 82.5 डिग्री पर हमने समय लिया है। हर डिग्री कितना समय लगती है, 4। 1 डिग्री को पार करने में सूर्य को समय लगा 4। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करके देखना है। जैसे 82 है तो पहले 82 को आपके पास 4 से कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो 8 2 जा कितना होगा, माफ कीजिएगा, 4 2 जा कितना होगा, 8 होगा, और 8 4 जा कितना होगा, 32 होगा। तो कितना हुआ, 328। अब हमने देखा था कि 1 डिग्री को पार करने में, जो एक देशांतर को पार करने में समय कितना लगा, 4 मिनट लगे। तो अब 82 देशांतर रेखाओं को पार करने में सूर्य को कितना समय लगेगा, 328 मिनट। मिनट ही तो है, 4 मिनट, ये 4 मिनट से ही तो हमने डिवाइड किया, कितना लगा, 328 मिनट। अब 328 मिनट हो गए। अब आधा डिग्री हमारा और बच गया है, क्योंकि हमने 82 को ही आपके पास किया था, हाफ को तो हमने देखा नहीं। 1 डिग्री को पार करने में समय लग गया 4 मिनट, हाफ डिग्री को पार करने में समय कितना लगेगा, 2 मिनट। तो 2 मिनट इसमें और जोड़ दीजिए, 328 + 2 कितना हो गया, 330 मिनट। 330 हो गया। वापस आता हूँ, आपके कमेंट सेक्शन भी देखता हूँ। ऐसा मैं अपने में ही कैलकुलेशन कर रहा हूँ और आपको समझना है बात। आपको इतनी चीज़ें समझ में आ रही है, क्या चीज़ें चल रही है, क्या कंफ्यूज हुआ बता दीजिए। बताता हूँ मैं आपको, पहले इतना बता दीजिए, 330 मिनट आपको समझ में आ गए कैसे आए। 82.5 डिग्री को हमने क्या कर दिया, 4 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 1 डिग्री को पार करने में कितना समय लगा, 4 मिनट लगे। समझ में आ गई बात, ठीक है। दूसरी बात, अब जब इसको हमने मिनट में कन्वर्ट किया तो 330 मिनट। अब इसी को घंटों में कन्वर्ट कर दीजिए, 330 मिनट घंटे में कन्वर्ट कर दीजिए। 1 घंटा कितने मिनट का होता है, 1 आवर = 60 मिनट। तो 5 आवर = कितना होगा, 300 मिनट। तो 300 हमने यहाँ से लेस कर दिया, 300 घट गया, बच गया कितना आपके पास, 30। तो 300 का हमने क्या बना दिया, 5, क्योंकि 5 घंटे 30 मिनट हुआ ये। फिर अगर मान लीजिए यहाँ पर 360 होता तो हम क्या करते, 360 होता तो सीधे हम इसको काट देते, किसके साथ, 6 के साथ। ठीक है, किसके साथ काटते, फिर 6 के साथ हम इसको काट देते। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो है कैसे इसको टाइम को कन्वर्ट करना है, मिनट के हिसाब से हमने कन्वर्ट करना है। ज़्यादा कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, सीधे 300 आपके काट देना। 300 मिनट आपके 5 घंटे होते हैं और बच गए 30 मिनट, तो सीधा समय क्या हुआ, 5 घंटे 30 मिनट। अब हम क्या कह सकते हैं कि 5 घंटे 30 मिनट भारत आगे है। ये AM भी हो सकता है, PM भी हो सकता है, दोनों सिचुएशन हो सकती है। कंफ्यूज हो गए, समझ में आ गया। अगर लंदन में दोपहर के 12 बज रहे हैं
तो भारत में उस समय क्या समय होगा, 5:30 शाम के। जैसे अभी मान लीजिए क्लास का टाइम अभी देख लीजिए 4:22 है, पीएम चल रहा है। अगर हम इसको 4:30 ले लेते हैं एवरेज के तौर पे, 4:30 हम ले लेते हैं पीएम। अब मुझे बता दीजिए कि लंदन में इस समय क्या टाइम है, एग्जैक्ट अभी लाइव की बात कर रहे हैं। अगर भारत में अभी देख लीजिए 4:30 हो रहे हैं, 23 को भी छोड़ दीजिए, 4-5 मिनट का हम ऐसे ही ले लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। अब बता दीजिए कितना समय है, बता दीजिए। अगर भारत में 4:30 बज रहे हैं तो अभी लंदन में क्या समय है? बहुत गलत बात है। 4:30 से लेकर 5:30 के बीच 1 ही घंटा होता है, तो माइनस भी तो 1 ही घंटा करेंगे। तो अभी जो है आपके पास कितना समय होगा, 11 बज रहे हैं वहाँ पर। आई बात समझ में? समझ में आ गया टाइम कैसे निकला? वैसे ही टाइम आपके पास आगे का भी निकलेगा। जितनी भी अदर कंट्रीज है वो सभी के टाइम आपके ऐसे ही निकलेंगे। अब समझते हैं इसकी सिचुएशन और क्या थी, और ये कितने राज्यों से होकर भारत के गुजरती हैं ये वाली मानक रेखा। पहले आपको एक चीज़ और समझाता हूँ। वर्ल्ड मैप कहाँ पे आपका, ठीक है, ये रहा। अभी देखिए तो हमने लंदन की बात की। आपने कई बार सुना होगा कि पूर्व में जाने पर क्या हमें समय की दिन की हानि होगी या पश्चिम में जाने पर हानि होगी, इस तरह से आपने एक सुना होगा। कई बार ये रीजनिंग में भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि जब आप पूर्व की साइड ट्रेवल करो, मान लीजिए अभी आपके पास, आप इंडिया में हो, अभी शाम के मान लीजिए कि 4:25 हुए हैं। अगर आप जापान को जाना चाहते हैं, जापान या चाइना आप जाना चाहते हो, तो आपको क्या समय की हानि होगी या समय का इजाफा आपको मिलेगा या फ़ायदा मिलेगा, तो क्या होगा? ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। समझ में आई क्या बात, में क्या प्रश्न पूछ रहा हूँ आपसे? नहीं आई समझ में तो कोई बात नहीं, मुझसे पूछ लेना। अगर आप जो है इस 0 डिग्री से इस साइड को जाएंगे तो क्या होगा, इस साइड को जाएंगे तो क्या होगा, आपने बताना। अगर मान लीजिए हम पूर्व की ओर चलते हैं, भारत से पूर्व की किसी कंट्रीज को चलते हैं, तो आपने हमें बताना है कि आपको क्या इसमें बेनिफिट होगा या लॉस होगा। पूर्व की साइड को अगर भारत जाता है तो इसमें बेनिफिट होगा या लॉस होगा। और पश्चिम की साइड को बाद में देखते हैं, पहले पूर्व का देख लेते हैं। अगर आप पूर्व को जाएंगे तो बेनिफिट होगा आपको। कैसे बेनिफिट होगा? या मान लीजिए हम, ठीक है मान लीजिए, छोड़ दीजिए, अभी हमने ग्रीनविच की बात की और भारत की हम बात कर रहे हैं। अब भारत में मान लीजिए अभी 4:30 बज गए हैं, वही सिचुएशन हम ले लेते हैं, और 11 बज रहे हैं आपके लंदन में। डेट दोनों की सेम है, बस यहाँ पे सुबह का समय है, यहाँ पे शाम का समय है। अगर आप जो है भारत से वापस लंदन की ओर जाते हैं, मतलब वापस का मतलब कि लंदन ही जा रहे हैं, पीछे की ओर जा रहे हैं हम, तो आप बता दीजिए कि आपको बेनिफिट होगा या लॉस होगा। अभी आपने 4:30 मान लीजिए कि आपने यहाँ पे लंच किया भारत में, और सीधी फ्लाइट आपने पकड़ी, 2-2.5 घंटे की फ़्लाइट थी और आप सीधे पहुँच गए लंदन। अब लंदन में 2 घंटे बाद, अगर 11 बजे आप का समय था, 11 बजे आप भारत के हिसाब से चले थे, 2 घंटे बाद आप पहुँचेंगे तो कितने बजे पहुँचेंगे, 1 बजे। तो आप दूसरी बार वहाँ पे 1 बजे लंच कर सकते हैं, तो इसमें आपका नुकसान कहाँ हुआ, आपका तो फ़ायदा हुआ। तो यहाँ पर जब आप आगे की ओर जाएंगे, ईस्ट की ओर, जहाँ पर सूर्य पहले उदय हुआ है, तो आपको लॉस होगा। अगर आप वेस्ट की ओर चलेंगे तो फिर आपको क्या होगा, फिर आपको जो है क्या होगा, जल्दी बता दीजिए। वेस्ट की ओर क्या होगा, वेस्ट की ओर जाने पर आपको लॉस होगा, जबकि ईस्ट की ओर जाने पर आपको क्या है, फ़ायदा होगा। ऐसे कह रहे हो? गलत बात है। वेस्ट की ओर जाने पर आपको प्रॉफिट होगा, टाइम की बचत आपको होगी, वही टाइम आपको दोबारा मिलेगा वेस्ट की ओर जब आप चलोगे, क्योंकि सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर निकल रहा है, उसी डायरेक्शन में आप जा रहे हो। अगर आप पूर्व की ओर उल्टे चलोगे तो फिर आपके पास क्या है, आपको लॉस होगा। समझ में आ गई बात? बात समझ में आई? आ गई ना बात समझ? ठीक है, माइक ऑफ कर दीजिए, किसी का माइक ऑन है। निशा शर्मा मैम कर दीजिए माइक ऑन, क्या समस्या है आपको? निशा शर्मा माइक ऑन कर दीजिए, फटाफट से माइक ऑन कर दीजिए, फिर हमने आगे भी टॉपिक कंटिन्यू करना है।
निशा शर्मा, जिनको आपको कन्फ्यूजन है। नहीं करोगे माइक ऑन? अगर आप माइक ऑन नहीं करोगे तो कैसे आपका कन्फ्यूजन दूर करेंगे? अब जितनी तरह से मैं समझा सकता था मैंने समझा दिया। अब माइक ऑन करके आपकी समस्या कहाँ पर है वो उस पॉइंट तक मुझे जाना होगा। है क्लास में निशा मैम? चले गए? क्लास में है निशा मैम? क्लास में आप हो, माइक ऑन करना नहीं है। समझ में आ गया तो मैसेज कर दीजिए कि आपको आ गया समझ में। चलिए अब चलते हैं वापस। हम किसकी बात कर रहे थे? हम कर रहे थे बात आपके पास देशांतर रेखा, जो कि कितने डिग्री पर है? 82.5 डिग्री पर। अब इससे जो प्रश्न बनते हैं, ये प्रश्न क्या बनता है, ये भारत का जो समय तो डिसाइड आपके करती ही है, साथ में यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं, ये प्रश्न पूछा जाता है कि ये आपके पास भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो 5। कौन कौन से 5 है यहाँ पर इस मैप के माध्यम से देख लीजिए। ये 5 राज्य आपके पास जो है, जिन राज्यों से होकर आपके पास ये रेखा गुजरती हैं, वो आप यहाँ पे इस मैप के माध्यम से देख सकते हैं। जैसे सबसे पहले आपको क्या दिखाई दे रहा है? सबसे पहले आपको यहाँ पर उत्तर प्रदेश दिखाई दे रहा है। तो आपके पास मानक रेखा जो आपके पास इलाहाबाद के नैनी से निकलती है, निकट से निकलती हैं, वो भारत के 5 राज्यों में सबसे पहले उत्तर प्रदेश में टच करती हैं। फिर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मध्य प्रदेश में थोड़ी सी यहाँ पर इस जगह आपके पॉइंट पर लाइन टच हो रही है, तो दूसरा आपके पास मध्य प्रदेश को टच करती है। फिर थर्ड में हम यहाँ पर छत्तीसगढ़ देख पा रहे हैं, तो तीसरा आपके पास छत्तीसगढ़ है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास ओडिशा आता है, यहाँ पर लिखा नहीं गया लेकिन ये ओडिशा है, तो फोर्थ ओडिशा है। और अंत में आपके पास यहाँ पर ये वाली जो आपके पास स्टेट है, ये कौन सी है? आंध्र प्रदेश है। तो आंध्र प्रदेश 5 राज्यों से होकर गुजरती है। हमने क्या स्थिति देखी? हमने देखी कर्क रेखा कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। और आपकी ये रेखा जो आपकी मानक रेखा है, जो कि समय बताएगी कितने राज्यों से होकर गुजर रही है, ये आपके गुजर रही है 5 राज्यों से। क्लियर है? इतना क्लियर है? अब इसका मैं एरिया आपको समझा रहा हूँ। एरिया अब आपको समझाता हूँ, और भारत की स्थिति वर्ल्ड के हिसाब से कहाँ पर है वो चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, चलिए वापस चलते हैं, वर्ल्ड का मैप देखते हैं। अब भारत की स्थिति हम देखते हैं विश्व के हिसाब से कितनी है। अब हमने भारत को अपने आप में समझा, और भारत का हमने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड देखा। उस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के आधार पर हम कह सकते हैं कि जितना भारत के पास जो एरिया था वो 15,106 किलोमीटर के पास आसपास का एरिया है। इसको जब हम क्षेत्रफल में डिवाइड कर देते हैं तो पूरे विश्व के क्षेत्रफल का लगभग भारत के पास है 2.4%। ये पूरा जितना भी लैंड है, इसमें टोटल जो आपके पास इसको 100% कहे, और इसमें से 2.4% ये भारत का है। ठीक है, बाकी वाले भाग पर आपके पानी है, कुछ भाग पर लैंड है। इसमें भारत की स्थिति 2.4% के हिसाब से कितने नंबर पर आती है? 7th प्लेस पर आती है। इसका मतलब क्या हुआ? भारत से बड़ी कितनी कंट्रीज है? 6 कंट्री है, 6 भारत से बड़े देश हैं। तो 6th प्लेस पर कौन है, 5th पर कौन है, 4th पर कौन है, इसको समझते इस मैप के माध्यम से इजीली आप समझ पाएंगे। जैसे सबसे पहले अगर आप देखें तो ये क्या देख पा रहे हो आप? ये है रशिया, सबसे बड़ा दिख रहा है येलो कलर में। तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश कौन सा है? रशिया। रशिया के बिल्कुल सामने क्या दिख रहा है आपको ग्रीन कलर में? कनाडा। तो दूसरा कौन सा आ गया? कनाडा आपके देखने को मिला। तीसरे की अगर मैं बात करूं तो इसके बिल्कुल नीचे आ जाइए, यहाँ पर यूएसए आपके पास है। तो थर्ड जो सबसे बड़ी कंट्री है वो कौन सी है? यूएसए है। यूएसए आपने देख लिया। फिर अगर देखें तो आपके पास यूएसए के बिल्कुल सामने आप आ जाइए तो ग्रीन कलर आपको मिल जाएगा फिर से। ये क्या है? भारत की नेबर कंट्री है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? चाइना के नाम से हम जानते हैं। तो फोर्थ आपके पास कौन है? चाइना आपके पास है। चाइना के बाद अगर आप थोड़ा सा इसको जिग जिग करें तो यहाँ पर आपके पास एक ऑरेंज कलर ज़्यादा सा आपको दिखाई दे रहा है, ये है ब्राज़ील। तो 5th कंट्री कौन सी होगी? ब्राज़ील। ठीक है, ब्राज़ील के बाद अगर हम देखें तो ब्राज़ील के बिल्कुल हमने सामने जाना है। ब्राज़ील के बाद आपको क्या दिखाई देता है? ऑस्ट्रेलिया। तो 6th नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया, और 7th नंबर पर आपका भारत, और 8th नंबर पर यहाँ पर आपके पास आता है ब्राज़ील। इसको मैं थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ। अब कमीशन की क्लासेज है, आपको थोड़ा सा डिटेल में देखना पड़ेगा। ये आपको जितनी भी छोटी छोटी कंट्रीज़ है वो भी सारी देखनी पड़ेगी आपको, तब जाकर आपके लिए एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेगा।
अब आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले नंबर पर हमने डिस्कस किया रशिया, रशिया के बिल्कुल सामने हमने कनाडा देखा, उसके बिल्कुल नीचे हमने देखा यूएसए, यूएसए के सामने हम देख पा रहे हैं तो हमें कनाडा देखने को मिल रहा है, और उसके बाद हमारे ब्राज़ील देखने को मिला, और अंत में हमने क्या देखा कि थोड़ा सा नीचे जब हम चले तो हमने देखा कि यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद हमारा भारत 7वें नंबर पर। और 7वें के बाद अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के बाद कौन सी कंट्री है, तो यहाँ पर अर्जेंटीना आप 8 नंबर पर देख पा रहे हैं, तो ये अर्जेंटीना है। तो ये है क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की स्थिति, अन्य देशों के हिसाब से हम देखते हैं। और एरिया वाइज अगर परसेंटेज में कवर करना हो तो एरिया वाइज परसेंटेज में कवर होता है 2.4% एरिया, जो कि 7th प्लेस के लिए आपके पास है। क्लियर हो गया होगा ये वाला कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं दूसरी चीज़। अब भारत का हमने एरिया वाइज देख लिया, तो पॉपुलेशन के हिसाब से देखते हैं। भारत का एरिया 2.4% है टोटल पूरे वर्ल्ड में। अब इस 2.4% एरिया में भारत की जो आपके पास जनसंख्या निवास करती है वो कितने परसेंट करती है? इस छोटे से एरिया के अंदर 2.4% में पूरे विश्व की जनसंख्या में से लगभग 17.5% पॉपुलेशन इंडिया में रहती है, इंडिया में निवास करती है। अब आपको क्या समझ में आई बात कि यहाँ पर 17.5% मैंने आपके सामने ये डाटा रखा, ये किसके हिसाब से? 2011 के सेंसस के हिसाब से, क्योंकि 2021 में सेंसस होने थे, कोविड की पैंडेमिक की वजह से वो नहीं हो पाए, तो अभी तक आपके पास ऑथेंटिक जो डाटा है वो यही रहेगा। जब तक दोबारा सेंसस नहीं हो जाती तब तक आप इसी डाटा के साथ चलेंगे। और वर्तमान में अगर देखें तो वर्तमान में आपके पास जो क्लेम किया गया है कि भारत जो है पहले नंबर पर आ गया है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन के हिसाब से भारत की स्थिति वर्तमान में जो है विश्व में नंबर 1 है। लेकिन अगर हम इस हिसाब से देखें तो उस हिसाब से पॉपुलेशन 17.5% से बढ़ चुकी है, लेकिन अभी 17.5% हमें लेना होगा क्योंकि अभी सेंसस आपके नहीं हुए हैं, तो उस हिसाब से हमें इस स्थिति को हमें मानकर चलना है। तो 17.5% के हिसाब से भारत की स्थिति क्या है? जनसंख्या में 2nd नंबर है। समझ में आ गया? 2-3 बातें ये वाली आपको समझनी है। क्लियर है इतना? वापस में आ रहा हूँ एक बार, फिर आपके पास फिर चर्चा करते हैं आगे। इतना क्लियर है? बता दीजिए कौन से रिपीट करना है? 5 स्टेट रिपीट करने हैं, जो कि आपके पास 82 डिग्री वाला है। कोई बात नहीं, रिपीट कर देते हैं। समझना कि कौन कौन से आपके पास 5 राज्यों से होकर आपके पास ये जो 82.5 डिग्री लाइन है, जिसको समय के लिए निर्धारण के लिए आपके निर्धारित किया गया है। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या दिखा? उत्तर प्रदेश दिखा। फिर सेकंड के साथ ये आपके मध्य प्रदेश के साथ टच कर रही है। फिर आप देख पा रहे हो यहाँ पे 3rd नंबर पर छत्तीसगढ़ के साथ है। फिर यहाँ पर आपके पास ओडिशा आता है, और अंत में हमें क्या देखने को मिलता है? ये आंध्र प्रदेश। तो ऐसी कौन से 5 राज्य हैं जिससे होकर आपके पास भारत की जो ये देशांतर रेखा है 82.5 डिग्री वाली, ये गुजरती हैं? ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है, कितने राज्यों से होकर गुजरती हैं? ये 5 राज्य हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ तक कोई डाउट है तो बता दीजिए। यहाँ तक कोई डाउट है तो बता दीजिए। एक्चुअल में क्या है कि ये जियोग्राफी वाली क्लास है, तो बार बार आपके क्वेश्चन आंसर देखने होंगे, आपको बार बार क्वेरीज देखनी होगी, क्योंकि इसमें समझने वाला है। बता दीजिए यहाँ तक कोई डाउट? पॉपुलेशन के हिसाब से आपके पास 17.5% एरिया, पूरे विश्व की जो पॉपुलेशन का 17.5% भारत में निवास करता है। 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है पूरे विश्व की। एरिया वाइज है 2.4%। इस 2.4% एरिया में 17.5% विश्व की जनसंख्या निवास कर रही है। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट बता दीजिए। माइक ऑफ कर दीजिए, किसी का माइक ऑन है? जब कहा जाए तब आप माइक ऑन करेंगे, अदरवाइज आपको कोई भी क्वेरीज है तो आप सीधे यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। प्रीति चंदेल मैम, आपको नहीं लगता पता आपका माइक ऑन है? कोई डाउट? क्लियर? ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। क्लियर है ना? ओके। अब समझते हैं भारत का जो किस तरह से आपके पास प्रश्न बेसिक बनते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं वो हम देखते हैं। इसको आपने देख लेना, इस मैप के अंदर बहुत सी जानकारी आपकी दी गई है, जैसे कि आपके पास ये वाली चीज़ें हैं, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, ये वाली चीज़ें, ठीक है, ये देख लेना आपने सारी। और यहाँ पे अगर देखिए तो इस लाइन में आपके पास यहाँ पर टोटल क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कितने राज्यों से होकर ये गुजर रही है, तो टोटल 8 राज्यों से होकर गुजर रही है। अगर हम देखें तो 82.5 डिग्री का भी आपके पास यहाँ पर बताया गया है, तो जो मिर्ज़ापुर नियर प्रयागराज के पास आता है, वहाँ से इलाहाबाद के नैनी से इसको आपके लिया गया है। तो ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए।
अब देखते हैं हम भारत की जो आपके पास पड़ोसी जो राज्य हैं, भारत पड़ोसी देश जो आपके पास हैं, उनकी स्थिति समझते हैं कि कौन कौन से भारत के पड़ोसी देश हैं और किनके साथ भारत कितना एरिया कवर करता है, ये चीज़ें आप समझ लीजिए। तो भारत आप देख पा रहे हो, भारत की स्थिति ये रही। भारत की जितनी भी नेबर कंट्रीज है उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा कि किस देश के साथ कितनी सीमा निर्धारण भारत का देखने को मिलता है। अभी हम बेसिक कर रहे हैं, बेसिक चीज़ें, इसको एडवांस में जाएंगे, लेकिन पहले बेसिक समझ लीजिए ताकि बेसिक से प्रश्न बने वो आपका गलत ना हो। तो भारत और आपके पास पाकिस्तान का बड़ा गहरा नाता है, तो पाकिस्तान के साथ शुरू करते हैं। हमारा प्यारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ लगभग लगभग भारत जो एरिया शेयर करता है वो 3,323 किलोमीटर के आसपास का करता है। ये आंकड़े आपने लिख लेना, ये कमीशन के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 3,323 किलोमीटर एरिया आपके कवर करता है। अब ये एरिया जो है ये आपके बांग्लादेश बनने के बाद बचा। बांग्लादेश से पहले ये एरिया नहीं था, ये आपने ध्यान में रखना। बांग्लादेश से पहले बांग्लादेश का जो एरिया है 4,096 किलोमीटर, इस एरिया को प्लस कर देना, तो उस हिसाब से आप देखना लगभग लगभग 7,000 के आसपास जो है एरिया पहले 1971 से पहले भारत शेयर करता था किसके साथ, पाकिस्तान के साथ। लेकिन वर्तमान में स्थिति अलग है। वर्तमान में हम पाकिस्तान के साथ लगभग 3,323 किलोमीटर का एरिया शेयर करते हैं। इसमें पीओके जो आपके पाक अधिकृत जो क्षेत्र है वो एरिया इसमें ऐड नहीं है, उसको जोड़ेंगे तो और भी आपके बढ़ जाएगा। ठीक है, दोनों चीज़ें समझना। और इस एरिया को जो आपके कवर करने की जो बात की जाती है, इसको नाम दिए गए, इसको हम जानते हैं रेड क्लिफ के नाम से। भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा निर्धारण है उसको हम रेड क्लिफ के नाम से जानते हैं, रेड क्लिफ लाइन के नाम से हम जानते हैं। क्योंकि रेड क्लिफ क्या थे, ये एक व्यक्ति हुआ करते थे, सर सिरिल रेडक्लिफ इनका नाम था। यहाँ पर आपके पास हम कहते हैं जो पंजाब वाला है, तो पंजाब और बंगाल प्रांत का विभाजन जब होता है, जिसमें हम क्या देखते हैं कि हिंदू और मुस्लिम जनसंख्या के आधार पर बांटे जाते हैं, और आपके पास कमीशन का जो अध्यक्ष बनाया जाता है वो बनाया जाता है सर सिरिल रेडक्लिफ को, जो ये निर्धारण करता है कि बांग्लादेश का जो एरिया है जो पाकिस्तान को जाना है, जो हम देखते हैं बंगाल का जो 2 भागों में विभाजन हुआ, पंजाब का आपके 2 भागों में विभाजन हुआ। मैंने पंजाब और बंगाल इसलिए कहा क्योंकि ये दोनों भाग आपके पास कुछ भारत के पास रहे, कुछ आपके पास ये पाकिस्तान को चले गए। जैसे भारत की अगर हम बात करें तो भारत के पास आपके पास वर्तमान में आपके पास क्या देखने को मिलता है, वर्तमान की स्थिति अगर आप समझे, एक बार मैं मैप आपको दिखा देता हूँ, ये वाला, इसमें आप समझ पाएंगे। वर्तमान में अगर आप इस वेस्ट बंगाल को यहाँ पे देखते हैं तो ये वर्तमान में वेस्ट बंगाल आपके पास क्या है, ये पश्चिमी बंगाल है। ठीक है, और जो ये वाला बांग्लादेश है ये पूर्वी बंगाल है। 1905 की बात है जब आपके पास बंगाल विभाजन हुआ तो बंगाल को 2 भागों में बांटा गया, एक को पूर्वी बंगाल कहा गया, दूसरे को पश्चिम बंगाल। पश्चिमी बंगाल तो भारत का हिस्सा है, पूर्वी बंगाल आपके पास किसका हिस्सा बन गया, बाद में जब स्वतंत्रता के बाद ये बन गया बांग्लादेश का हिस्सा, जो कि वर्तमान में बांग्लादेश के नाम से इसको जानते हैं। पहले ये पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। ये चीज़ें, अब भारत का जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर है उसको हम किस नाम से जानते हैं, ये वाला बॉर्डर यहाँ पे देख पा रहे हो, और दूसरा ये वाला बॉर्डर जो कि आपके पास वर्तमान में बांग्लादेश का है। इन दोनों बॉर्डर को आपके जो नाम दिया गया उसको हम रेड क्लिफ लाइन कहते हैं, क्योंकि रेड क्लिफ उस समय जो कमीशन के जो अध्यक्ष हुआ करते थे, कमीशन को जो बनाया गया था ये किसके लिए बनाया गया था, बॉर्डर लाइन जो आपके पास ड्रॉ की जानी थी, यानी कि आप ये कह देंगे कि दोनों देशों की जो सीमा है उसके लिए एक कमीशन बनाया गया जिसको नाम दिया गया था बॉर्डर कमीशन। इस बॉर्डर कमीशन के अध्यक्ष रेड क्लिफ हुआ करते थे। रेड क्लिफ उन्हीं के नाम पर आपके पास इसका नाम पड़ा रेड क्लिफ। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा है वो क्या है, रेड क्लिफ के नाम से उसको हम जानते हैं। ठीक है, अब ये रेड क्लिफ आपके पास भारत और पाकिस्तान की भी है और वर्तमान में भारत और बांग्लादेश की भी है। बांग्लादेश सिर्फ कंट्री बनी, लेकिन जो इनके बीच की लाइन है वो रेड क्लिफ ही है। तो भारत और बांग्लादेश के मध्य जो सीमा रेखा है उसको किस नाम से जाना जाता है, उसको हम रेड क्लिफ के नाम से जानते हैं। इतनी चीज़ें समझ में आ गई। अब समझते हैं कि ये रेड क्लिफ जो लाइन कब ड्रॉ की गई थी। विभाजन आपका होता है 14 और 15 अगस्त। 14 अगस्त को बना पाकिस्तान, 15 अगस्त को क्या बना, 15 अगस्त को बना भारत। अब इस रेखा के निर्धारण के लिए जो बॉर्डर कमीशन नियुक्त किया गया, जिसमें सर सिरिल रेडक्लिफ इसके अध्यक्ष चुनेंगे, ये 17 अगस्त को चुनेंगे। 17 अगस्त को भारत और पाकिस्तान के बीच इस सीमा का निर्धारण होता है। ठीक है, 17 अगस्त 1947 को रेड क्लिफ लाइन आपके ड्रॉ की गई। इतनी चीज़ हो गई। फिर आप समझते हैं एक और लाइन है LOC के नाम से इसको जानते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल। ये जम्मू कश्मीर वाला जो एरिया है, ओनली जम्मू कश्मीर वाला एरिया, उस जगह से संबंधित ये लाइन है। इसको हम क्या कहते हैं, LOC कहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं।
इसमें हम ये देखते हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या है कि ये पाकिस्तान का जो आधिपत्य वाला क्षेत्र है उसके बीच ये लाइन खींची गई है। इसमें हम दोनों देशों की जो सेना है वो दोनों देश इसमें तैनात कर सकते हैं अपनी सेनाएं। ना केवल तैनात करेंगे बल्कि दोनों सेनाएं जो है इस रेखा को एक काल्पनिक रेखा के रूप में, एलओसी को काल्पनिक रेखा के रूप में मानेंगे। इसमें हम हालांकि ये कहते हैं कि एलओसी को कभी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पर इसको मान्यता प्राप्त नहीं हुई है। इसमें हम ये भी देखते हैं कि यहाँ पर इसको पहले हम सीज फायर लाइन के नाम से जाना जाता था, जहाँ पर सीज फायर जो लाइन है, जहाँ पर आपके पास पहले कोई आपके पास जो है गोली नहीं चलाएगा, उस करके हम इसको सीज फायर लाइन के नाम से पहले जानते थे, लेकिन अब इसको हम एलओसी के नाम से जानते हैं। ये सिर्फ जम्मू कश्मीर और आपके पास लद्दाख वाले क्षेत्र में है, जिसके ऊपर पाकिस्तान अपना कब्जा जमा कर बैठा है और भारत ये क्लेम कर रहा है कि ये वाला क्षेत्र भारत का है। तो वर्तमान में आपके एलओसी आपके ओनली यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब चलिए बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश पड़ोसी देश है, कितना एरिया कवर करता है, कितना जो लाइन आपके शेयर करता है, बॉर्डर लाइन 4096 किलोमीटर। ये अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सबसे ज़्यादा एरिया जो शेयर करता है भारत बांग्लादेश के साथ करता है, ये बात समझना। दूसरी बात, बांग्लादेश के साथ सीमा संबंधी विवाद आपके पास पाकिस्तान की तरह ही थे, लेकिन हम देखते हैं कि एक समझौता होता है और उसके लिए एक अमेंडमेंट किया जाता है, उसकी चर्चा हम पॉलिटी वाले क्लास में करेंगे। उस अमेंडमेंट के तहत हम देखते हैं कि भारत का बहुत सा क्षेत्र जो कि बांग्लादेश के एरिया में आता है, जो उनके लिए ज़्यादा सूटेबल था, उनको हस्तांतरित किया जाता है, जबकि बांग्लादेश ने कुछ एक गांव जो है जो उनके एरिया से बाहर थे, रीच से बाहर थे, वो भारत को समझौते के तहत आपके समर्पित कर दिए। इसके तहत हम देखते हैं कि वर्तमान में भारत और बांग्लादेश के मध्य सीमा संबंधी जो विवाद थे वो आपके पास वर्तमान में नहीं देखने को मिलते हैं। इसका समाधान जब आपकी मोदी गवर्नमेंट आई उनके समय ये हमें देखने को मिलता है, बाकायदा उसके लिए जो है आपके पार्लियामेंट में अमेंडमेंट लाया जाता है। इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, नहीं तो फिर बातों में कहीं और निकल जाएंगे। दूसरी हम देखते हैं कि भारत का पड़ोसी देश हमें देखने को मिलता है चाइना। चाइना की अगर हम बात करें तो सीधे तौर पर भारत का चीन के साथ ऐसे सीमा रेखा नहीं लगती है, ये लगती है तिब्बत पे। तिब्बत आपके पास बात की जाए तो चाइना क्या कहता है, तिब्बत को अपना एरिया बताता है। तो अंग्रेजी शासन के दौरान की अगर हम बात करें तो उस टाइम आपके पास लगभग 1914 की बात होगी। अब मैं पर्टिकुलर डेट आपको बता देता हूँ, ये आपके पास 27 अप्रैल है। 27 अप्रैल 1914 को सीमा निर्धारण होता है भारत और चीन के मध्य। भारत चीन में कह रहा हूँ, भारत तिब्बत नहीं कह रहा हूँ, एक्चुअल में ही हुआ था ये तिब्बत के साथ, लेकिन वर्तमान में तिब्बत को आधिकारिक तौर पर हम जो है इसको रेखा मान लेते हैं और चीनी जो प्रतिनिधि था, चीनी प्रतिनिधि की ओर से इस रेखा पर आपके पास सिग्नेचर किए गए थे, तो उसको आपके पास अब हैंडओवर हम कह सकते हैं कि तिब्बत आपके चाइना के अंदर ही आपके आता है। तो यहाँ पर चीन का दबदबा है, आप सभी को पता है, तो इसको आपके पास भारत भी मान्यता देता है। और इसके बाद हम ये कहते हैं कि तथाकथित तौर पर जो है ये मैकमोहन रेखा जो आपके ड्रॉ की गई थी, ये भारत और चाइना के मध्य वर्तमान में देखने को मिलती है। किसने इसको किया था, तो इसमें व्यक्ति हुआ करते थे हेनरी मैकमोहन, उन्हीं के नाम पर आपके पास भारत और चाइना के मध्य जो सीमा रेखा है, मैकमोहन नाम से जिसको हम जानते हैं, इसका निर्धारण हुआ था। मैकमोहन जो लाइन है ये भारत और चाइना के मध्य हमें देखने को मिलती है। ठीक है, बस इतनी सी चीज़ है। 1914 में शिमला में जाकर ये समझौता होता है और इसको हम सर हेनरी मैकमोहन के नाम से इस रेखा का निर्धारण हम मानते हैं। तो ये हो गया भारत और चाइना के साथ, भारत पाकिस्तान के साथ, भारत और बांग्लादेश के साथ। एक और देश बच जाता है अफगानिस्तान। जब तक पीओके वाले क्षेत्र पर भारत का कब्जा था, या जब तक 1947 नहीं आया था, 1947 से पहले भारत की अफगानिस्तान के साथ आपके पास जो है एक सीमा रेखा आपके निर्धारित की जाती है। इस सीमा रेखा को हम किस नाम से जानते हैं, डूरंट लाइन। डूरंट भी व्यक्ति हुआ करते थे, इन्हीं के नाम पर इसका लाइन पड़ा, 1893 की बात है। तो इन व्यक्ति के नाम पर भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा आपके देखने को मिली, जो कि लगभग 106 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हैं। लेकिन वर्तमान में ये नहीं करता है, क्योंकि वर्तमान में पीओके वाले एरिया में ये वाले जगह आती हैं, तो उस करके हम कहते हैं कि डूरंट लाइन जो है ये खींची तो भारत और अफगानिस्तान के मध्य ही थी, लेकिन वर्तमान में ये किन दो देशों के मध्य हमें देखने को मिली, ये देखने को मिलती है हमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य। तो जब भी सीमा रेखा से प्रश्न पूछा जाए तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि ये रेखा किन दो देशों के मध्य वर्तमान में है। तो वर्तमान में डूरंट रेखा भारत और आपके पास अफगानिस्तान के मध्य ना होकर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य देखने को मिलती है। ठीक है, हालांकि पहले ये भारत के मध्य
देखने को मिल रही थी अफ़गानिस्तान की। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपके पास नेपाल आप देख पा रहे हो और भूटान देख पा रहे हो। इन दोनों के साथ भारत जो है अपना एरिया कवर करता है, शेयर करता है अपने बॉर्डर। सबसे कम करता है भूटान के साथ। कितना करता है? सबसे कम भूटान के साथ 699 किलोमीटर। ठीक है, क्योंकि अफगानिस्तान अब नहीं है तो जाहिर सी बात है, तो अब सबसे कम किसके साथ करेगा? भूटान के साथ। उसके बाद नेपाल की अगर हम बात करें, नेपाल के साथ कितना एरिया बॉर्डर लाइन शेयर करता है? 1751 किलोमीटर। नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर एरिया भारत की जो सीमा का आपके लगता है। ये प्रश्न एग्जाम में आपके आ सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब देखते हैं और कुछ स्थिति आपकी क्या बनती है। प्रश्न ये पूछा जाता है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सीमा आपके पास जो है किसी देश से लगती है? भारत के ऐसे कौन कौन से राज्य हैं? तो 5 ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती हैं। 5 ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा चाइना के साथ लगती हैं। ठीक है, 5 राज्यों की सीमा आपकी चाइना के साथ लगती है भारत की। 5 राज्यों की सीमा आपकी चाइना के साथ लगती है और 4 राज्यों की सीमा आपके पास पाकिस्तान के साथ हमें देखने को मिलती है। जबकि नेपाल की बात करें तो नेपाल के साथ भी 5 राज्यों की सीमा भारत के लगती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो आपके पास और भी है, जैसे म्यांमार वगैरह इधर है, तो म्यांमार की सीमा 4 राज्यों के साथ लगती है। और अगर हम देखें तो भूटान के साथ भी 4 राज्यों की सीमा हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा आपके पास यही है पड़ोसी देश जिनके साथ जो है भारत जो है सीमा शेयर करता है स्थल खंड के रूप में। हालांकि जो है जल के रूप में हम देखते हैं तो बांग्लादेश भी भारत का पड़ोसी राज्य है। तो पड़ोसी राज्यों से प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं कि पड़ोसी राज्य कौन से? ये सारे के सारे आपके भारत के पड़ोसी राज्य आपके देखने को मिलते हैं। जलीय सीमा की जब मैं बात कर रहा हूँ तो इसमें हम क्या देखेंगे, तो ये जो श्रीलंका वाला एरिया है, जलीय सीमा आपके पास भारत बनाता है। किसके साथ? श्रीलंका के साथ। तो श्रीलंका के साथ जलीय सीमा लगती है। पाकिस्तान के साथ भी हम एक साइड से देखें तो यहाँ पर पाकिस्तान के साथ भी है, एक साइड से हम देखें तो बांग्लादेश भी है, इधर से देखें तो आपके पास यहाँ पर जो आपके पास म्यांमार भी हमें देखने को मिलता है। मालदीव भी यहाँ पर आपके पास नीचे से आ जाता है और बाकी आपके पास बांग्लादेश तो है और थाईलैंड वगैरह इनके साथ भारत जो है यहाँ पर जो है स्थलीय सीमा आपके साथ भारत की इनके साथ देखने को मिलती है। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आई? ये चीज़ें समझ में आई? इसलिए शो होता है क्योंकि भारत का मैप के साथ अच्छा लगता है श्रीलंका। यही लॉजिक है, और क्या लॉजिक दिया जाए आपको। अब इसके हिसाब से देखा जाए तो नेपाल और भूटान क्यों है? कैसे क्वेश्चन पूछते हो आप? अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं क्यों नेपाल और भूटान को भारत के मैप के साथ दिखाया जाता है, क्यों बांग्लादेश को बीच में नेपाल के भारत के बॉर्डर उस मैप के साथ दिखाया जाता है? मिशन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उस हिसाब से अपना IQ रखिए, उस हिसाब से लॉजिक आप रखिए बातों में। ठीक है, आपने क्या करना है, एक मैप बनाना है। आपके लिए मैं दे रहा हूँ, हो सकता है कुछ लॉजिक हो सकता है। आंसू की बूंद के रूप में जो है प्रतीत होता है, ये भी कई बार पूछा जाता है, या पानी की बूंद के रूप में जो प्रतीत होता है श्रीलंका, ऐसे प्रश्न बनता है श्रीलंका से भारत का। तो उस करके हो सकता है कि एक आधा प्रश्न कुछ ऐसा निकल जाए। ठीक है, जल डमरू का यहाँ पे देखने को मिलता है, जो पाक स्टेट आपके पास है, उसकी हम आगे चर्चा करेंगे। सारा एक क्लास में कितना कवर कर लेंगे? ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए मेरे हिसाब से इतना काफ़ी है। बाकी आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ,